आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो संरक्षण और जीव विज्ञान के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। हम भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर मंडरा रहे दोहरे खतरे का विश्लेषण करेंगे। एक तरफ है हमारे सदियों पुराने स्थिर सांस्कृतिक स्मारक और दूसरी तरफ है काजीरंगा जैसे जीवित, सांस लेते और लगातार बदलते प्राकृतिक इकोसिस्टम। तो चलिए बिना देर किए इसे करीब से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40%। जी हां, वर्तमान में भारत के लगभग 40% यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बाढ़, भीषण गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे गंभीर जलवायु जोखिमों का सामना कर रहे हैं। ये महज भविष्य की कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो आज इसी वक्त हमारी विरासतों को चुपचाप खोखला कर रही है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये संकट हमारे स्थिर स्मारकों को किस तरह बर्बाद कर रहा है। उदाहरण के लिए आगरा को ही ले लीजिए। वहाँ PM 2.5 का स्तर अक्सर इतना ज़्यादा होता है कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर पीला पड़ रहा है। अम्लीय प्रतिक्रियाओं यानी एसिडिक रिएक्शंस के कारण पत्थर नष्ट हो रहे हैं, जिसे अक्सर स्टोन लेप्रेसी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम्पी की प्राचीन संरचनाएं हैं जो बढ़ते शहरीकरण और मौसम की मार से दरक रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये स्मारक अपनी जगह से भाग नहीं सकते, ये बस चुपचाप इन पर्यावरणीय दबावों को झेलते रहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे स्थिर विरासतों के जोखिम से, और फिर काजीरंगा के बिग 5 जीवों, वहां के वार्षिक बाढ़ चक्र, कार्बी आंगलोंग्स की ओर उनके प्रवास, अवैध शिकार की समस्या और अंत में एक गतिशील इकोसिस्टम के प्रबंधन पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारी स्थिर विरासतों पर मंडरा रहे उच्च जोखिम की बात करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण अपनी जगह स्थिर रहने वाले मजबूत पत्थरों को भी नष्ट कर सकते हैं, तो एक जीवित, सांस लेने वाले और लगातार बदलने वाले इकोसिस्टम का क्या होगा? यहीं एंट्री होती है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो भारत का प्रमुख प्राकृतिक यूनेस्को स्थल है। ये पत्थरों का नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, पानी और जीव जंतुओं का बना एक ऐसा तंत्र है जिसे हर दिन बदलते पर्यावरणीय दबावों पर तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काजीरंगा किन विशेष प्रजातियों का घर है। इस उद्यान का वैश्विक महत्व समझने के लिए सिर्फ इस डेटा को देखिए। पूरी दुनिया में जितने भी भारतीय एक सींग वाले गेंडे हैं, उनकी कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा यानी 66% सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में ही पाया जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये संख्या 2400 से भी ज्यादा है। जीव विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये इस विशिष्ट प्रजाति के अस्तित्व के लिए पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन बात सिर्फ गेंडों की नहीं है। ये पूरा उद्यान विशाल शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की एक बहुत बड़ी आबादी का घर है, जिन्हें सामूहिक रूप से बिग 5 कहा जाता है। इनमें शामिल हैं भारतीय गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली जल भैंस जिनकी दुनिया भर की 57% आबादी यही है, और बारहसिंगा। ये एक अत्यंत उच्च प्रजाति विविधता वाला क्षेत्र है और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सभी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी विविधता किन प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर करती है। जीव विज्ञान के छात्रों के लिए ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि पानी का स्तर और वनस्पति में होने वाले बदलाव जानवरों के आवास उपयोग को कैसे तय करते हैं। काजीरंगा का पूरा जीवन चक्र ब्रह्मपुत्र नदी के हिसाब से चलता है। सर्दियों में उथले जलमार्ग सूख जाते हैं और जले हुए पैच में नई घास उगती है, जो शाकाहारी जीवों को अपनी ओर खींचती है। गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो यही घास कठोर हो जाती है और जीव बारहमासी पानी के स्रोतों के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मॉनसून आता है तो ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है और उद्यान का 70 से 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। यह बाढ़ खतरनाक जरूर है, लेकिन यही पानी इस घास के मैदान को जिंदा रखने के लिए जरूरी पोषक तत्व भी लेकर आता है। इस इकोलॉजी को गहराई से समझने के लिए हमें 2 स्थानीय शब्दों को जानना होगा। पहला है बील, जो नदी की बाढ़ से बनी झीलें हैं। ये पानी का मुख्य स्रोत होती हैं। और दूसरा है चापोरी, जो बाढ़ के दौरान उभरे हुए ऊंचे टीले या आश्रय स्थल होते हैं। जब पूरा उद्यान पानी में डूबा होता है तो यही चापोरी इन जंगली जानवरों के लिए लाइफ सेवर का काम करते हैं। लेकिन भीषण बाढ़ के समय जब ये चापोरी भी काम नहीं आते, तब क्या होता है? यहीं पर जीवों के सामने जिंदा रहने के लिए एक जैविक अनिवार्यता आ जाती है, और वो है प्रवास यानी माइग्रेशन।
जब मॉनसून अपने चरम पर होता है तो काजीरंगा के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में डूबने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बिग 5 सहित बाकी जीवों को मजबूर होकर उद्यान की दक्षिणी सीमा के बाहर ऊंचाई पर स्थित कार्बी आंगलोंग की सुरक्षित पहाड़ियों की ओर पलायन करना पड़ता है। ये मौसमी प्रवास इन प्रजातियों के बचने के लिए सच में बहुत क्रिटिकल है। लेकिन रुकिए, ये प्रवास इतना आसान नहीं है। इन जीवों और कार्बी आंगलोंग की सुरक्षित पहाड़ियों के बीच इंसानों का बनाया एक बहुत बड़ा बैरियर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 37। बढ़ते पानी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे गैंडों और हाथियों को तेज रफ्तार वाले ट्रैफिक के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि इस राजमार्ग पर सुरक्षित वन्य जीव गलियारे बनाना हमारे संरक्षण प्रयासों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सिर्फ बाढ़ या हाईवे ही नहीं, इन जीवों को एक और बड़े मानव निर्मित खतरे का सामना करना पड़ता है। काजीरंगा में शिकारियों और रक्षकों के बीच एक निरंतर लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो हथियारबंद शिकारी हैं जो गैंडे के सींगों के पीछे पड़े हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सींगों की ब्लैक मार्केट से होने वाली कमाई के तार कभी-कभी आतंकवादी संगठनों की फंडिंग से भी जुड़े होते हैं। इसके जवाब में अधिकारियों ने एंटी पोचिंग कैंप बनाए हैं और आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं। इसके अलावा एक जैविक खतरा मिमोसा इनविसा जैसे आक्रामक खरपतवारों से भी है। ये स्थानीय शाकाहारी जीवों के लिए जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें हाथों से साफ करना पड़ता है ताकि चारागाह सुरक्षित रहें। तो इन सभी प्राकृतिक और मानव जनित चुनौतियों को देखते हुए इस पूरे सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाता है? सच्चाई यह है कि काजीरंगा अब पूरी तरह से जंगली या अपने आप चलने वाला तंत्र नहीं रह गया है। इसे बहुत ही सावधानी से मैनेज किया जाता है। इसमें सर्दियों के दौरान घास को नियंत्रित रूप से जलाना शामिल है ताकि नई वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। जब प्राकृतिक चापोरी कम पड़ जाते हैं तो भारतीय सेना की मदद से ऊंचे कृत्रिम टीले बनाए जाते हैं ताकि जानवर बाढ़ से बच सकें। शिकारियों को रोकने के लिए हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन पर आसपास के गांवों में एक मजबूत खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। प्राकृतिक चक्र और इंसानी दखलंदाजी के बीच संतुलन बनाने का ये एक बहुत ही जटिल दृष्टिकोण है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हम देख सकते हैं कि ये सभी खतरे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जिस तरह बढ़ता शहरीकरण और प्रदूषण हमारे स्थिर सांस्कृतिक स्मारकों को नष्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह कीटनाशकों का बहाव, हाईवे का विस्तार और अवैध शिकार हमारे जीवित, गतिशील इकोसिस्टम पर भारी दबाव डाल रहे हैं। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। जीव विज्ञान और संरक्षण से जुड़े हम सभी लोगों को इस सवाल पर विचार करना चाहिए, अगर हमारे मजबूत पत्थर के स्मारक भी इस सदी के प्रदूषण और दबावों को नहीं झेल पा रहे हैं, तो काजीरंगा जैसे जटिल और इंसानी प्रबंधन पर निर्भर रहने वाले इकोसिस्टम कब तक अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या हमारी संरक्षण रणनीतियां उतनी तेजी से बदल रही हैं जितनी तेजी से खतरे बढ़ रहे हैं? ये यकीनन हम सभी के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है। भारत के मंदिरों की वास्तुकला को डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर उन एग्जाम्स के लिए जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक विजुअल सफर है जिसे सीधे आपके दिमाग में छप जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम अपने इस मैप पर 6 जगह रुकने वाले हैं। सबसे पहले मंदिरों का एक बेसिक परिचय, फिर उनकी मुख्य संरचना, उसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की नागर शैली देखने, फिर दक्षिण की द्रविड़ शैली, वापस मध्य भारत में पंचायतन शैली के लिए, और अंत में कुछ बेहद जरूरी आर्किटेक्चरल फैक्ट्स जो एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मंदिरों का बेसिक परिचय। अब आपने पंचायतन शब्द जरूर सुना होगा, राइट? संस्कृत में पंच का मतलब है 5 और आयतन यानी पवित्र स्थान। तो मूल रूप से ये एक ऐसा डिजाइन है जहां बीच में एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं। ये सिर्फ एक लेआउट नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को दर्शाने का एक गहरा दार्शनिक तरीका है। आगे बढ़ने से पहले जरा मंदिर की बेसिक स्ट्रक्चर या उसकी मुख्य संरचना पर नजर डाल लेते हैं। जब आप किसी टिपिकल हिंदू मंदिर को देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। बिल्कुल चोटी पर आपको कलश और आमलक दिखाई देंगे। उसके ठीक नीचे वो जो पहाड़ जैसी ऊंची संरचना होती है ना, उसे शिखर कहते हैं। और जहां से आप एंट्री लेते हैं वो हिस्सा मंडप कहलाता है। इस लेआउट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अब एग्जाम्स के नजरिए से कुछ टर्म्स बिल्कुल रटे होनी चाहिए, जैसे गर्भगृह
जिसे वूम हाउस भी कहते हैं। ये वो सबसे पवित्र जगह है जहाँ मुख्य देवता स्थापित होते हैं। मंडप वो बड़ा हॉल है जहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। अंतराल वो छोटा सा रास्ता है जो मंडप और गर्भगृह को जोड़ता है। और वाहन तो आप जानते ही हैं, मुख्य देवता की सवारी। चलिए अब अपने 3D मैप को जूम करते हैं और चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां हमें मिलेगी नागर शैली। नागर शैली के मंदिरों को पहचानना सच में बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ये हमेशा एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बने होते हैं। इनका जो शिखर है वो हल्का सा घुमावदार होता है और उसके टॉप पर एक डिस्क जैसा आमलक रखा होता है और एक बड़ा हिंदू। इनमें आपको दक्षिण भारत जैसी कोई बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल या बड़े गेट नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो का ये लक्ष्मण मंदिर देखिए। ये नागर शैली का बिल्कुल परफेक्ट विजुअल है। नोटिस कीजिए कि कैसे पूरा का पूरा मंदिर एक ऊंचे और स्पष्ट चबूतरे पर खड़ा है। बस इस चबूतरे वाली बात को याद रखिएगा, ये नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान है। अब अगर हम थोड़ा ईस्ट की तरफ यानी ओडिशा चले तो हमें नागर शैली में ही एक बहुत दिलचस्प वेरिएशन देखने को मिलता है जिसे कलिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। इसका सबसे बेजोड़ उदाहरण है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। मतलब उस समय के कारीगरों की इंजीनियरिंग का ये एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। अब अपने मैप को थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं। चलिए चलते हैं दक्षिण भारत और देखते हैं द्रविड़ शैली। जैसे ही हम साउथ में आते हैं, वास्तुकला पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ मंदिर एक बहुत ही विशाल और सुरक्षित चारदीवारी के अंदर होते हैं। इनके एंट्री गेट्स पर बहुत बड़े बड़े और भव्य टावर बने होते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। और मुख्य मंदिर की छत नागर शैली की तरह घुमावदार नहीं होती, बल्कि वो एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होती है जिसे हम विमान कहते हैं। अब ये देखिए, ये एग्जाम्स का सबसे फेवरेट कंपैरिजन है। उत्तर भारत के नागर शैली के घुमावदार पहाड़ जैसे शिखर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली के ज्योमेट्रिक सीढ़ीदार पिरामिड जैसे विमान के बीच का फर्क। ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। इन दोनों आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के सिलुएट को जब हम ऐसे अगल बगल रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नागर शैली का शिखर एकदम नेचुरल पहाड़ की तरह ऊपर जाता है, जबकि द्रविड़ शैली का विमान अपनी ज्योमेट्रिक सीढ़ियों के साथ आसमान की तरफ बढ़ता है ना कमाल का डिजाइन। चलिए अब अपने मैप को वापस सेंट्रल इंडिया की तरफ घुमाते हैं और बात करते हैं पंचायतन शैली की। ये शैली अपनी शानदार ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें एक मेन मंदिर बीच में और 4 सब्सिडियरी यानी छोटे मंदिर कोनों पर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पांचों मंदिर ब्रह्मांड के 5 प्राकृतिक तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पंचायतन शैली का कोई एक क्लासिक उदाहरण याद रखना हो तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखिए। ये इस आर्किटेक्चर का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। जब भी पंचायतन का सवाल आए, बस इस मंदिर और इसके 5 कोनों वाले लेआउट को याद कर लीजिएगा। और अंत में चलिए वास्तुकला के कुछ ऐसे प्रमुख तथ्यों पर नजर डालते हैं जो आपको एग्जाम्स में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। आपको पता है, एंट्री गेट्स की मूर्तियों में एक बहुत ही गजब का रीजनल डिफरेंस देखने को मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों के गर्भगृह के दरवाजे पर आपको अक्सर गंगा और यमुना जैसी शांत नदी देवियों की मूर्तियां मिलेंगी, लेकिन इसके उलट दक्षिण भारत में आपको मंदिर की रक्षा करते हुए बड़े ही उग्र और खूंखार दिखने वाले द्वारपाल खड़े नजर आएंगे। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। एक शानदार प्रकार के मंदिर के फ्लोर प्लान को देखिए। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें गर्भगृह के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एक ढका हुआ गैलरी जैसा रास्ता होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट निरंधार प्रकार के फ्लो प्लान में वो ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा मार्ग नहीं होता। तो सिंपल है, सांधार मतलब जहां परिक्रमा मार्ग हो और निरंधार मतलब जहां वो ना हो। ये छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे जियोग्राफिक टूर के बाद आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। वो कौन सी वास्तुकला शैली है जिसमें एक ज्यामितीय सीढ़ीदार पिरामिड वाला विमान होता है और जो गोपुरम वाली एक विशाल 4 दीवारी से घिरा होता है? सोचिए इसके बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और इन बेहतरीन डिजाइन्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से आज के हमारे इस फील्ड ट्रिप इटिनररी पर नजर डाल लेते हैं जो इस पूरे सफर में हमारा रास्ता तय करेगी। हम प्राचीन शहरों से लेकर बिल्कुल बर्फीली ऊंचाइयों तक का सफर तय करने वाले हैं।
भाग 1 द ग्रैंड हेरिटेज इटिनरी। सफर की शुरुआत में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जिन ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगहों की बात कर रहे हैं उनका स्तर और पैमाना आखिर कितना विशाल है। 3690। ये सोचने वाली बात है कि ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की संख्या है जिन्हें आज पूरे देश में पूरी सक्रियता के साथ संरक्षित किया जा रहा है। सच में ये आंकड़ा बिल्कुल चौंका देने वाला है। 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI असल में बीते हुए कल के लिए हमारी अल्टीमेट गाइड है। यही वो प्रमुख संगठन है जो लगातार खुदाई और संरक्षण करके हमारे देश की इस अनमोल विरासत को सहेज कर रख रहा है। लेकिन असली बात तो ये है कि इन हजारों स्मारकों में से ठीक 44 को ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का वो बहुत ही प्रतिष्ठित और वैश्विक दर्जा मिल पाया है। इतने बड़े देश में सिर्फ 44। और अगर हम इन 44 स्थलों को बांट कर देखें तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की भरमार के बीच सिर्फ एक ही मिश्रित या मिक्स्ड साइट नजर आती है। ये इकलौती जगह इतनी खास है कि इसे हमने अपनी ट्रिप के ग्रैंड फिनाले के लिए बिल्कुल बचा कर रखा है। हमारे इस शानदार सफर का रास्ता गुजरात के चिलचिलाते रेगिस्तान से शुरू होकर सीधे सिक्किम की पवित्र और शांत ऊंचाइयों तक जाता है। देश के इस आधुनिक रूप रंग के बीच हमारी ये यात्रा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बुनती है। भाग 2 अनअर्थिंग एंशिएंट धोलावीरा। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें गुजरात में कर्क रेखा पर स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के एक अद्भुत चमत्कार की ओर ले जाता है। जरा कल्पना करके देखें एक ऐसे व्यस्त प्राचीन बाजार की जो सीधे मेसोपोटामिया के व्यापार मार्गों से जुड़ा था। हड़प्पा के ईंटों वाले शहरों से बिल्कुल अलग इस शहर की नींव बेहद कुशलता के साथ ठोस चट्टानों को तराशकर बनाई गई थी। और इस शहर की सबसे खास बात थी यहाँ का जल दुर्ग या वाटर फोर्ट। इन शानदार इंजीनियरों ने 16 विशाल जलाशयों का निर्माण करके ये साबित कर दिया कि एक कठोर और सूखे रेगिस्तान में भी वे न केवल जिंदा रह सकते थे बल्कि तरक्की भी कर सकते थे। भाग 3 होयसला और मराठा मार्वल्स। प्राचीन समय की रेत को पीछे छोड़ते हुए हमारी ये फील्ड ट्रिप अब सीधे सदियों आगे की छलांग लगाती है। अब हम मध्यकालीन भारत के शानदार मंदिरों और अभेद्य किलों का अन्वेषण करेंगे। 12वीं शताब्दी के पवित्र होयसला मंदिरों की बारीक कलाकारी से लेकर 17वीं शताब्दी की ताकतवर मराठा सैन्य चौकियों तक इतिहास का ये सफर कैसे आगे बढ़ता है, ये देखना सच में बहुत रोमांचक है। होयसला राजाओं की बात करें तो उन्होंने पत्थर की कलाकृतियों में इतनी बारीकी दिखाई कि अपनी एक पूरी तरह से नई पहचान ही बना डाली। उनके मंदिरों का तारे के आकार का डिजाइन और बिल्कुल असली सी दिखने वाली मूर्तियां आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य का सैन्य दिमाग तो कमाल का था। उन्होंने अपने किलों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क बनाया जो सुरक्षा के लिए वहां के बीहड़ भूगोल का ही इस्तेमाल करता था। ये भारत का 44वां और सबसे नया यूनेस्को स्थल है जिसे 2025 में ही शामिल किया गया है। भाग 4 जर्नी टू कांगचनजंगा। और अब वक्त है हमारे ग्रैंड फिनाले का। चलिए सिक्किम की बर्फ से ढकी चक्कर में डाल देने वाली ऊंचाइयों की ओर चलते हैं, जहां हम भारत के एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को एक्सप्लोर करेंगे। कांगचनजंगा सिर्फ अपने ग्लेशियरों या पर्यावरण के लिए नहीं जाना जाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्थानीय स्वदेशी समुदायों और तिब्बती बौद्धों के लिए इस परिदृश्य में एक बहुत ही गहरा बहुस्तरीय आध्यात्मिक अर्थ बसा हुआ है। ये 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ एक ऐसा अल्पाइन स्वर्ग है जहां का इकोसिस्टम बिल्कुल अनूठा है। हिम तेंदुए, दुर्लभ लाल पांडा और भारत के 1/3 फूल वाले पौधे ये सब यहां एक साथ मौजूद हैं। समुद्र तल से 8,586 मीटर ऊपर शान से खड़ा यह विशाल पहाड़ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका ये विशाल आकार सदियों से पर्वतारोहियों और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों को अपनी ओर खींचता आया है। भाग 5 मिथ्स ऑफ द हिडन लैंड। अपनी इस वर्चुअल ट्रिप के बिल्कुल शिखर पर पहुंचने के बाद थोड़ा रुककर उन प्राचीन मान्यताओं को समझना बहुत जरूरी है जो इन बर्फीली चोटियों को इतना पवित्र बनाती हैं। ये जगह बौद्धों के लिए ब्योल के रूप में और लेप्चा समुदाय के लिए मयल ल्यांग के रूप में बहुत पवित्र है।
अलग अलग नाम होने के बावजूद ये महान पहाड़ सिक्किम के लोगों की एकता और सह अस्तित्व का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण पेश करता है। और ये गहरी आस्था आज भी एक जीवंत परंपरा बनी हुई है। पहाड़ के संरक्षक देवता जोंगा के प्रति गहरे सम्मान के कारण ही यहाँ के मठों ने जंगलों और औषधीय पौधों के इस अमूल्य ज्ञान को पीढ़ियों से सहेज कर रखा है। तो इस अविश्वसनीय वर्चुअल फील्ड ट्रिप को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। भविष्य के अन्वेषकों के रूप में हम इन पवित्र छिपी हुई भूमियों और प्राचीन स्मारकों को जलवायु परिवर्तन और समय की मार से कैसे बचा सकते हैं? हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए और ऐसी ही ज्ञान से भरी शानदार यात्राओं के लिए हमेशा सीखते रहें और खोजते रहें।